नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। सलाम सुबह में आपका इस्तकबाल है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वुज़राए आला और चीफ जस्टिस का मुश्तरका इजलास होगा। इजलास में शिरकत करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बीती रात ही सीएम योगी और सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम। और आज ये अहम मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आज वुज़राए आला और चीफ जस्टिस की मुश्तरका इजलास होने वाला है। तो ये मीटिंग काफ़ी अहम हो सकती है क्योंकि जुडिशरी से मुताल्लिक इस मीटिंग में फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं कई बड़े अहम लीडरान इस मीटिंग में मौजूद होंगे और साथ ही साथ इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की खबर आपको बता दें, आजम खान से मिलने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। सीतापुर जेल में मिलने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। तो लगातार आजम खान से मुलाकातों का दौर जारी है। मुख्तलिफ लीडरान आजम खान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज ओम प्रकाश राजभर आजम खान से मिलने जाएंगे। ईद से पहले आजम से जेल में मुलाकात करेंगे ओपी राजभर। मऊ से रुकने असेंबली अब्बास अंसारी भी उनके साथ जाएंगे। और तमाम मुद्दों पर आजम खान से चर्चा कर सकते हैं। तो लगातार कई सियासी लीडरान आजम खान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ दूसरी पार्टियों के लीडरान यानी अपोजिशन पार्टियों के लीडरान भी आजम खान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब जो जिनका समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी अब आजम खान से मिलने जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो आजम खान के साथ मिलकर और साथ ही साथ अखिलेश यादव की जानिब से जो नुमाइंदगी है वो भी इस हवाले से बात कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर आज सीतापुर जेल जाएंगे, जहां पर आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं। तो वहीं लगातार उनसे मिलने का सिलसिला जारी है तमाम सियासी लीडरान का। और आज देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर जब उनसे मुलाकात करके लौटते हैं तो किस तरीके से सियासत अपना रुख लेती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मऊ से रुकने असेंबली अब्बास अंसारी भी उनके साथ आजम खान से मिलने जाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कहावत ऐसे ही नहीं मशहूर हुई है, इसकी मिसाल भी कौशाम्बी में देखने को मिली है। बता दें कि मंझनपुर कस्बे में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने व्हील चेयर पर आए एक बुजुर्ग मस्जिद के रास्ते में नाला और सड़क के किनारे गड्ढा होने की वजह से मस्जिद नहीं जा पा रहे थे, जिसको सिक्योरिटी में तैनात मंझनपुर कोतवाल विनोद कुमार सिंह व एसपी स्टोरा भवानी सिंह ने व्हीलचेयर समेत उठाकर नाला पार करवाया और मस्जिद तक छोड़कर आए, जिसको आम लोगों ने देखा तो पुलिस की सताइश किए बिना नहीं रह सके। इसका वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स जो कि व्हील चेयर पर बैठकर मस्जिद जा रहे थे जुमे की नमाज अदा करने के लिए। तो वहीं बीच में रुकावट अगर आपके मन में हो या फिर आपसे इत्तेहाद हो तो कोई रुकावट आपको किसी काम से नहीं रोक सकती। तो देखिए, खूबसूरती की मिसाल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने इस शख्स की हिम्मत बांधी और उनकी व्हीलचेयर को उठाकर उन्हें नाला पार कराया और मस्जिद तक बाकायदा उनको छोड़कर आए ताकि वो जुम्मतुल विदा की नमाज अदा कर सकें। तो खूबसूरत तस्वीर, अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की तस्वीर कि लोग अमन के साथ अपनी नमाज अदा कर सकें और किसी को किसी भी चीज़ से महरूमी ना रहे। तो आप ये तस्वीर देखिए, रास्ते पर मौजूद पुलिस वालों ने इस शख्स की हेल्प की और उन्होंने उनकी व्हीलचेयर को उठाकर उन्हें मस्जिद तक पहुंचाया।
कोयले की कमी और बिजली पैदा करने का यह हिसाब सरकारें समझा रही हैं, लेकिन पावर प्लांट चलाने और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों का कुछ और ही कहना है। मुल्क में प्राइवेट बिजली कंपनियों की संस्था IPPAI के डायरेक्टर जनरल हैरी धौल का कहना है कि कमी कोयले की नहीं बल्कि पेमेंट की है और इसके लिए वोट बैंक की सियासत जिम्मेदार है। एक तरफ तो सरकारें ये बोल रही हैं कि हम फ्री पावर देना चाहते हैं अपने उपभोक्ताओं को, तो एक तरफ तो ये हुआ। दूसरी तरफ वही सरकारें जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो सब्सिडाइज करके पावर की सप्लाई कर रही है ये वोट बैंक में, तो उसको पेमेंट रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा सरकारों से। उसकी वजह से वो कोयला नहीं खरीद सकती है, बिजली नहीं खरीद सकती है। उसका इम्पैक्ट जाके पड़ रहा है जो जनरेटिंग कंपनीज है उनको पेमेंट नहीं मिल रहा। जब उनको पेमेंट नहीं मिल रहा तो वो कोयले वालों को पेमेंट नहीं दे पाते, तो कोल कंपनी कहती है कि हम कैसे सप्लाई करें। ये ऐसे एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो ये साइकिल जो है इसको तोड़ने के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी जिसमें ये कहना पड़ेगा कि जो बिजली की कंपनियां हैं उनको ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता 3 साल तक, चाहे वो बैंकरप्सी का हो या कुछ भी हो। और उस समय में ये जो पैसे की कमी है सिस्टम में, इसको फंड करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, ताकि उपभोक्ताओं को पावर मिलती रहे। लेकिन सरकारें जो इस कंप्लायंस में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैसा नहीं देती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, तो उनका जो जो गैप है, फाइनेंशियल गैप है, वो खत्म हो जाए। अगर वो खत्म हो जाएगा तो कोयले वाली कंपनी को पैसे देंगे, जनरेटर को पैसे देंगे, और जो है सिस्टम जो है, जो पूरा सिस्टम खराब हुआ है वो सही हो जाए। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हर तस्वीर जी मीडिया ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है। गुज़िश्ता रात को भी कीव में जहां धमाके हुए वहां पहुंचने वाला जी मीडिया सबसे पहला चैनल था। हमारी नुमाइंदा शिवांगी ठाकुर ने हादसे की जगह पर पहुंचकर वहां का हालचाल लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारी मौजूदगी कीव में है और यहाँ पर अभी अभी रूस की ओर से 2 मिसाइल हमले किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये हमला किया गया और इसी के साथ साथ इसके बगल में एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये हमला किया गया है। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऊपर का हिस्सा अभी भी ठीक है, लेकिन नीचे के पूरे हिस्से में आप देखिए ये पूरा मलबा जो है वो गिर चुका है। यहाँ पर आप आगे चल के हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा इलाका इस वक्त क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं ये देखने के लिए कि आखिर कैसे कहीं न कहीं ये युद्ध थमेगा, लेकिन अब ये युद्ध कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो इलाका है और इसी इलाके में आप देखिए किस तरह से ये पूरा मलबा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। आज शाम ये पूरी घटना घटी है। रूस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब UN के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में इस तरह के हमले करके रूस आखिर क्या साबित करना चाहता है। और यूक्रेन के लोग भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये क्यों किया गया। कीव से शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 66वां दिन है और इस जंग में अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही बता रही है कि यूक्रेन के शहर एक के बाद एक तबाह हो रहे हैं। डोनबास जहां से ये पूरी लड़ाई तकरीबन शुरू हुई थी, वहां आज भी रूस के बम रिहायशी इलाकों में कहर की तरह बरस रहे हैं। और सिर्फ डोनबास ही नहीं बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है और इन 2 महीनों में रूस ने यूक्रेन को अपनी ताकत का एहसास अच्छी तरह दिला दिया है। मशरक़ी यूक्रेन से लेकर जनूबी यूक्रेन तक शायद ही कोई शहर होगा जहां रूस के धमाकों की गूंज नहीं पहुंची होगी। ताजा तस्वीरें डोनबास के लाइनमैन की हैं। यहाँ बुध को रूस ने कई इलाकों पर हमला किया। रूस के हमलों से घबराकर वहाँ कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। Чтоб сюда это самое, за жизнь свою боюсь, чтоб не прибыло где-нибудь, если тут начинается. И как долго вы в подвале сидите? Это уже дней 8 так здесь.
लाइमन के रेलवे स्टेशन पर भी रूस ने मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां के गोदामों में आग लग गई। उधर ज़ैपोरोजिया में भी रूस ने जुमेरात को रिहायशी इलाकों पर हमला किया। इस हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन के कई ऐसे शहर जहां रूस के हमलों के बाद यहां इमारतें खंडहरों में बदल गई हैं। ऐसा ही एक गांव है मोसशून। रूसी हमलों के बाद पूरे गांव का क्या हाल हो गया है। जुमेरात को रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 6 ईंधन डिपो और हथियारों के डिपो को तबाह कर दिया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एक दिन में उन्होंने यूक्रेन में 76 फौजी ठिकानों पर हमले किए। हालांकि अब तक यूक्रेन की जानिब से इन हमलों को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। रूस यूक्रेन जंग 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी है और अब तक इस जंग के नतायज को लेकर दोनों ही ममालिक के बीच कोई बातचीत नहीं बनी है। और इस बेनतीजा लड़ाई का खामियाजा यूक्रेन की आवाम हर दिन झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क की कई रियासतों में लू ने लोगों को झुलसा रखा है। आने वाले वक्त में गर्मी और परेशानी बढ़ाएगी। मई में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने कई रियासतों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क की कई रियासतों में जबरदस्त गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है। दिन में घर से बाहर निकलने पर लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। कई रियासतों में पारा 45 के पार जा चुका है, लेकिन अब इसमें और भी इजाफा होने वाला है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक जबरदस्त लू चलने का इम्कान जताया है। साथ ही राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में जबरदस्त लू चलेगी। वहीं मगरिबी बंगाल, ओडिशा और गुजरात के शुमाली हिस्सों के अलग अलग इलाकों में हीट वेव के हालात रहेंगे। पीक पर है हीट वेव ये महीना का, और ये सारा जो है 2 मई को एक WD आ रहा है। उसके बाद थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन अगले 3-4 दिन तक हम लोग ऑरेंज अलर्ट बहुत सारा एरिया में इंक्लूडिंग दिल्ली। वहीं अगर दिल्ली NCR की बात करें तो अभी करीब 1 हफ्ते जबरदस्त गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। दिल्ली के कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 पार कर चुका है। जुमेरात को मंगेशपुर में दर्जा हरारत 45.8 डिग्री सेल्सियस और नजफगढ़ में दर्जा हरारत 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये इन इलाकों में सीजन में अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ये रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं। फिलहाल दिल्ली को अगले 2 मई तक राहत नहीं मिलने वाली है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा, बचने के लिए बस जैसा ही है, पानी वानी साथ रखो, नींबू पानी रखो। गर्मी तो बेतना बहुत गर्मी है। मौसम महकमे की माने तो 2 मई के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2 मई के बाद बादल छाने से दर्जा हरारत कुछ कम हो सकता है। इसकी वजह 1 से 2 मई के बीच सरगर्म हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। फिलहाल तो अगले 5 दिनों तक जबरदस्त गर्मी का कहर जारी रहेगा। आने वाले 5 दिन जो हैं गर्मी से परेशान करने वाले हैं, और 2 तारीख के बाद चूंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, तब जाकर दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक लें, देखते रहिए जी सलाम।
अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर हज़्ज़ी फ़ीही मिनन नवाफ़िल व अकरिमनी फ़ीही बिइहज़ारिल मसाइल वक़र्रिब फ़ीही वसीलती इलैका मिन बैनिल वसाइल या मन ला यशग़लुहु इल्हाहुल मुलिहीन। ऐ माबूद, आज के दिन नफली इबादत से मुझे बहुत ज़्यादा हिस्सा दे और उसमें मुझे मसाइल दीन याद करने से इज्जत दे और उसमें तमाम वसीलों में से मेरे वसीले को अपने हुजूर करीब तर फरमा। ऐ वो ज़ात जिसे इसरार करने का इसरार दूसरों से गाफिल नहीं करता। एतिकाफ की फजीलत। एतिकाफ रमज़ानुल मुबारक के नेक आमाल में से एक मुक़द्दस अमल है जो अल्लाह ताला से क़ुर्बत और खुशनुदी हासिल करने का अजीम ज़रिया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस और अजीम इबादत को अंजाम देने की बाकायदा तैयारी फरमाते थे और पूरी ज़िंदगी उसे अंजाम देते रहे। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर एक दिन भी कोई एतिकाफ में बैठा तो अल्लाह ताला उसके और अज़ाब जहन्नम के दरमियान 3 खंदक की दूरी कर देगा और हर खंदक का फासला दूसरी खंदक से इतना होगा जितना कि मशरक़ और मगरिब के दरमियान है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिंदगी में फिर तू आना माह रमजान अलविदा, दीद अपनी फिर कराना माह रमजान अलविदा, महीनों में तेरा सबसे बड़ा आसियों को बख्शवाना माह रमजान अलविदा। बिहार में सियासतदानों की तरफ से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया जा रहा है। रियासत के साबिक सीएम जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचे। इसके अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी इफ्तार में शिरकत की। तेज प्रताप यादव भी मांझी के इफ्तार में पहुंचे और साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी मांझी की दावत में शिरकत की। पिछले 7 दिन में यह तीसरा मौका है जब सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए हैं और तीनों मौके दावत इफ्तार के थे। वहीं हैदराबाद के पुराने शहर में हिंदू और मुसलमान नौजवान इफ्तार का इंतजाम करते हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच राहगीरों को रोजा इफ्तार करवाते हैं। तमाम हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर रोजा इफ्तार करते भी हैं और करवाते भी हैं। बाद में गंगा जमुना तहजीब तो आप देखते आए हैं। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग इफ्तार कर रहे हैं, अपना रोज़ा खोल रहे हैं। इसमें कई हिंदू है और कई मुसलमान। और ये अगर आप देखें तो बिल्कुल मंदिर के बाजू हैं। इसमें हिंदू भाई भी हैं, इसमें मुस्लिम भाई भी हैं। सभी लोग मिलकर यहाँ पर इफ्तार करते हैं। ये और बात है, सियासी जमातें अपना फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी करती है। सलमान बताइए, आपके दोस्त बता रहे थे कि वो लोग मिलकर रोज़ जो है मंदिर के बाजू ही आप इफ्तार खोलते हैं। दोस्त भी आपके आते हैं, आप सब ऑर्गेनाइज करते हैं? डेली तो आते रहते पूरे, और मिलादुन नबी में भी खाना खिलाए पूरे आते रहते थे। पूरे मिलके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम पूरे एक रहते हैं। हम लोग पूरा डिसिप्लिन होते रहता, आते रहते, पूरे मिलते रहते हैं। यहाँ पर मंदिर है, इधर सामने बिल्कुल मस्जिद है, बीच में इफ्तार हो रहा है। एक अच्छा सा माहौल यहाँ पर दिख रहा है। सभी आपके साथ हिंदू आपके दोस्तां हैं, महल्ले वाले हैं, सभी मिलकर हर साल इस तरह से बनाते हैं आप इफ्तार? हर साल बनाते, इस तरह से ही बनाते। पूरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई पूरे मिलके, पूरे फ्रेंड्स हम लोगों का पूरा एकता है पूरों में। यहाँ सभी हिंदू है या सभी मुसलमान, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है, महल्ले में सभी हिंदू मुसलमान मिलकर मंदिर और मस्जिद के बीच में रहते हैं और इफ्तार, होली, दिवाली सभी साथ मिलकर बनाते हैं। यह हैदराबाद का तहजीब आज भी जिंदा है। कैमरामैन रिजवान आबिदी के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद।
माह सियाम में एक बार फिर से रौनकें लौट आई हैं। गुज़िश्ता 2 बरस कोरोना बहरान के सबब मसाजिद और बाजार सूने रहे, लेकिन एक बार फिर से बड़ी तादाद में लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी में वाक़ सीजूबारी नॉर्थ वामा कपड़े मार्केट में कपड़े की खरीद फरोख्त उतनी नहीं हुई है। इस बाजार में खरीदार थोड़े कम हैं और इस बार महंगाई की जद में कपड़े भी आ गए हैं। गुवाहाटी के मुस्लिम इलाके सीजूबारी के कपड़े दुकानों में सुबह से ही देख रहा हूं कि जो दुकान है कपड़े का, ईद का समय है, लोगों की भीड़ नहीं देखी जा रही है। दुकानदारों का भी कहना है कि जो इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से कपड़े लत्ते की भी कीमत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए खरीदार बहुत कम है दुकानों में। मैं दुकानदारों से पूछा कि क्यों खरीदार नहीं है। दुकानदारों ने साफ कह दिया है कीमत बढ़ने के कारण ही खरीदार नहीं है। आसाम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम यकजहती की अनोखी मिसाल देखने को मिली। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुस्लिम तलबा के लिए हिंदू तलबा ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम करवाया। गुज़िश्ता कई बरस से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का इनेकाद होता आ रहा है और इस इफ्तार पार्टी का मकसद मुल्क में अमन और भाईचारे के अलावा हिंदू मुस्लिम यकजहती का पैगाम दिया और मुल्क में अमन और अमान के लिए दुआ भी मांगी गई। हमारी 8 नंग जो छात्रावास के जो जितने भी छात्र बंधु हैं, हम लोग जो इफ्तार पार्टी रखे थे, उसमें हम लोगों ने सारे गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जितने भी हम लोग के दोस्त थे और जितने हम लोग का शिक्षक थे, हम लोग उन सबको हम लोगों ने इधर बुलाए इफ्तार करने के लिए। और इस इफ्तार के जरिए हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि सोसाइटी को कि हम सब लोग एक है। तो सलाम सुबह में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी सलाम।